My name is Ramendra Prasad. I'm currently an IPS officer. I'm undergoing training in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, and I had secured All India rank of 181 in UPSC 2021. Yes. So uh, I'll just give you a short detail about brief about myself. I've graduated from IIT Kharagpur, and I did agricultural and food engineering, and I got a good placement. I got a good job offer. So for 1 year, I even worked in the corporate sector as a product manager, and then I quit my job, and I've been preparing for UPSC. So this was my fifth attempt. It's been a long journey for me, but I didn't lose hope. How to analyze PYQ and syllabus? Yes, sure. I will get to that. So just a brief background about myself. So I'm an IITian. I worked in corporate sector, and my father is also an IPS officer. So that has always been a motivation for me to get into the civil services. I always want to do good for the society. And so, getting straight to preparation part, I see we have a couple of questions here. Yes. So, PYQs and syllabus के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ. 10 to 12 marks does not matter. No, 10 to 12 marks don't matter. जी, मैं अभी हिंदी में भी बात करूँगा. मैं इस वीडियो को बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट हो सके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. इससे आपको पता चलता है कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है. देखिए, प्रीलिम्स में सिलेबस इज क्वाइट वास्ट. वो आपको दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन. आपसे कुछ भी पूछ सकता है. आपको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द जनरल थिंग्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड यू. आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, एंड आप देखेंगे तो आजकल वो क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि आपके आजू बाजू कौन से नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट 4.0 या इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इस तरीके के आपको बस यू हैव टू बी अब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स. बट जो मेंस का सिलेबस है वो आपको सिलेबस टू द पॉइंट पढ़ना है. किसी ने मुझसे अभी जस्ट पूछा कि सिलेबस का क्या रोल है. तो सिलेबस का रोल मेंस के लिए बहुत है. आप मेंस में जितने भी पॉइंट्स जैसे सोशियोलॉजी, सोसाइटी पार्ट में जो जो भी टॉपिक्स मेंशन है, इकोनॉमी पार्ट में जो भी टॉपिक्स मेंशन है. विलेज से बिलोंग करता हूँ एंड प्रिपरेशन के दौरान बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है. एनसीईआरटी कैसे पढ़े? जी जी बिल्कुल. अम, आप विलेज से बिलोंग करते हैं या सिटी से, मैटर एट ऑल. मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं प्रिपरेशन मुझे 5 साल लगे. इसमें से मैं 4 साल घर पे रह के पढ़ाई किया. और घर पे मैं एकदम एक छोटे से टाउन में था, सबसे कट ऑफ. और बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. इवन दो आप रूरल एरिया में रहते हैं, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. आप चुपचाप सर नीचे करके पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा. और मैंने करके दिखाया है. दिल्ली में आपको लगेगा कि कोचिंग जा करके, नो आई डोंट हैव अ टेलीग्राम चैनल. दिल्ली में आपको लगेगा कि कोचिंग जा करके शायद मेरा बेटर हो सकता है. बट क्या है कि आप जब कोचिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा. आपको लगेगा कि मैं बस क्लास कर लेता हूँ और मेरा प्रिपरेशन अच्छे ट्रैक पे चल रहा है. ऑप्शनल सब्जेक्ट. जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था संस्कृत. तो दिल्ली में मैं बोल रहा था कि जब आप जाएँगे तो आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा. आपको लगेगा कि मैंने इतने 3-4 घंटे क्लास कर ली, बहुत पढ़ लिया. बट क्लास आप देखिए, हर एक क्लास में कितने-कितने 100-500 लोग हैं, इतने सारे लाखों लोग हैं. बट क्लियर वही कर पाते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं. तो आप सेल्फ स्टडी चाहे घर से कीजिए, चाहे आप रूरल एरिया से हैं, चाहे आप सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल. ऑल यू नीड इज़ डिटर्मिनेशन टू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क एंड पुट इन द आवर्स. आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए उसमें घंटे लगाने पड़ेंगे. मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरा ऑप्शनल संस्कृत था. काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि संस्कृत ऑप्शनल क्यों लिया. ये मेरा इंटरेस्ट था बचपन से. मेरे फादर का भी ऑप्शनल संस्कृत था, तो मेरे बैकग्राउंड की वजह से. ये क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े. एनसीईआरटीज आपको सारे फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा आपको.
थोड़ी सी एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटीज़ है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के लिए तो मॉडर्न इंडिया की जो बुकलेट आती है अहीर सर की, वो अच्छी है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक अच्छी है। तो ये सारे स्टैंडर्ड बुक्स है, ये आपको कोई भी टॉपर बता देंगे, आप बस एक सोर्स स्टिक कीजिए। What was my score in optional? My score in optional, it was 295. संस्कृत ऑप्शनल में, it was a pretty good score. But ये कोई पूंजी नहीं है कि आप संस्कृत ले लेंगे तो इतना हाई स्कोर। आई हैड टू वर्क फॉर इट। मेरे पहले प्रयास में, पहले अटेम्प्ट में थोड़े कम आए, मतलब 200 आए, फिर धीरे धीरे करके 300 तक मैं ले गया ऑप्शनल को। उसमें मेहनत करके आप कोई भी ऑप्शन लीजिए, बट उसमें आप मेहनत कीजिए। ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप बहुत सारे घंटे पुट इन कर सके। अभी एक क्वेश्चन मुझे आया था कि डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। तो डीमोटिवेटेड के लिए आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिए। आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ, मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगा। और जो डे टू डे के डिस्ट्रैक्शंस है, फ्रेंड से मिलना, यूट्यूब देखना, नेटफ्लिक्स देखना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब आप कम कीजिए। तो एक हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है डोपामीन। तो ये सारे जो सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन सारे रहते हैं, हमें डोपामीन रश देते हैं। तो इससे हम, जब हमें ये सब मिलता है, तो हम हार्ड वर्क, जैसे कि बैठ करके पढ़ाई करना, ये सब करने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है। तो आप थोड़ा मोटिवेटेड रहने के लिए, आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। मैं मेडिटेट करता था और मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता था। मैंने 5 साल का जो मेरा सफ़र था, आई थिंक यही है कि बस शांति से अपनी पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बी क्लोज टू फ्रेंड्स एंड फैमिली हु सपोर्ट यू। आपके फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्ट करेंगे। विच इज़ बेस्ट करंट अफेयर्स, विजन मंथली और पीटी? अच्छा जी, करंट अफेयर्स के लिए मैं एक तो नंबर वन न्यूज़पेपर्स पढ़ता था। एंड फिर जो विजन की पीटी 365 एंड में आती है, हर एक सब्जेक्ट की आती है, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सब पढ़ लीजिए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पीटी 365 में है, वो मैं बोलूँगा कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछिए, ये आप ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्योंकि इसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नासा का ये वाला मिशन कौन सा है, ये वाला मिशन कौन सा है, या फिर एनवायरनमेंट में कभी पूछ लेते हैं ये नेशनल पार्क या ये कोई स्पीशीज़ कौन सी है। तो इसका आप अलग से लिस्ट बना के रखिए, कौन कौन से नेशनल पार्क्स न्यूज़ में है, या फिर टोटल एक ओवरऑल लिस्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा, लिस्ट ऑफ ऑल द मिशंस लॉन्च्ड बाय नासा और बाय इसरो। और क्या-क्या प्रश्न आए थे? मुझे एक एनसीईआरटीज़ के ऊपर बहुत प्रश्न आए थे, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? देखिए, आपको मैंने स्टैंडर्ड बुक्स की जो लिस्ट बता दी है, यही बुक आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको सारे 5th स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ना है। आप 11th एंड 12th, जो मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ बोली, ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से पढ़िए। और उसको बार-बार पढ़िए, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, लाल, पीला, नीला, हरा, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज़ करें, तो बस आपको कीवर्ड्स याद, जैसे आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें आप रिवर्स के कौन से ट्रिब्यूटरीज है, वो सब आप बार-बार याद कीजिए, अगली बार भी पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। व्हाट वाज योर सोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर? जी, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक तो जो बुक आती है, आप कोई भी एक कंपाइलेशन रेफर कर सकते हैं। मुझे अभी ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो बहुत ही पॉपुलर बुक है। अ, और मैं एक और काम करता था, जहाँ से भी मुझे न्यूज़ में या कुछ एक्स्ट्रा कुछ आर्ट एंड कल्चर पता लगती थी, मैं उसको एक डायरी में मेरे पास एक डायरी मेंटेन की थी मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो उसमें मैंने लिखा था फ़ोक म्यूज़िक। तो उसमें मैंने जितने भी सोर्सेज़ थे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे बुक हो, जितने मुझे पता चले, मैंने सारे फ़ोक म्यूज़िक एक जगह लिख लिए, फ़ोक डांसेज़ एक जगह लिख लिए, फ़ोक थिएटर एक जगह लिख लिए। तो लास्ट में आप बस वही अपना लिस्ट प्रिपेयर करके जाइए। और आर्ट एंड कल्चर इतना वास्ट है कि काफ़ी बार वो नहीं बनता है, तो उसका इतना आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि सब कुछ कवर करना अंडर द सन तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ के गया था, फिर भी कभी-कभार मेरा नहीं बनता था आर्ट एंड कल्चर में। इनफैक्ट मेरे प्रीलिम्स के स्कोर हमेशा से अच्छे थे, मैं 140 या कुछ आते थे प्रीलिम्स में, तो मेरा क्लियर हो जाता था हमेशा। एक कॉमन क्वेश्चन कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, इसको लेके बहुत प्रॉब्लम है। जी। यस, इट वाज़ नितिन सिंघानिया बुक। थैंक यू सो मच। नितिन सिंघानिया की बुक थी आर्ट एंड कल्चर की, वो भी थी, और एक सीसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर की आती है, वो भी थी। तो जितने भी अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, मैंने खुद की एक लिस्ट बनाई थी कि फ़ोक डांसेज़ ये सारे हैं, फ़ोक सॉन्ग्स ये सारे हैं, फ़ोक ड्रामा ये सारे हैं। तो
वही मैं बार-बार पढ़ता था। बट ऐसा भी हुआ है कई बार मेरे 5 अटेम्प्ट में जब मैंने यूपीएससी दिया है कि ऐसा कोई आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आ जाएगा, जो कहीं देखा नहीं होगा, तो उसमें आप थोड़ा एलिमिनेशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं। जबकि मेरा लिस्ट बहुत एग्ज़ॉस्टिव था आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। जी। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर डू हैव सफिशिएंट टाइम? बिल्कुल 2025 के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है। आप प्रिपरेशन का जो साइकिल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अम, मेरा मेरा ऐसे था कि अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स की पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, फिर आप मेंस की पढ़ाई कीजिए। और अगर आपका सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है, आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, तो आप ऐसा कीजिए, पूरे टाइम मेंस की पढ़ाई कीजिए और प्रीलिम्स से 2-3-4 महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई कीजिए। तो जैसा-जैसा यूपीएससी का साइकिल होता है, आपको हर साल वही साइकिल फॉलो करना है। आंसर राइटिंग, अगर आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई करें तो आंसर राइटिंग, फिर प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले आप पूरा सिर्फ प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये मैं तो 8 घंटे टाइप्स कुछ निकाल लेता था, 8 घंटे। सीसैट के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। प्लीज़ गाइड मी, आई एम अ बिगिनर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। कितने आवर्स, व्हाट इज़ योर ऑप्शनल प्रीलिम स्ट्रैटेजी। ठीक है। अभी मैं आपको एक लाइन से सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये मैंने कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है? तो जी, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये तो मैं 8 घंटे पढ़ता था। जैसे मैंने बताया, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मैंने सारे इंस्टाग्राम वगैरह बंद कर दिया, व्हाट्सएप वगैरह जितने भी फ्रेंड्स थे, मैं बात करना बंद कर दिया। उनको बोला अभी डिस्टर्ब मत कीजिए थोड़े टाइम के लिए मुझे। तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर दूर रहिए थोड़ा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे ना, तो आप अपने रूटीन में बना लीजिए कि इतना इतना पढ़ना है, तो आप चुपचाप से बैठ के पढ़ लेंगे। अगर आपके डिस्ट्रैक्शन है, आपके मन में फिर पीछे चलते रहेगा, नहीं नहीं इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, या फिर कोई नई नेटफ्लिक्स की सीरीज आपके पीछे चलते रहेगी, ऐसा कुछ। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, आप आराम से पढ़ पाएंगे, 8 घंटे निकाल पाएंगे। यस। प्री की स्ट्रैटेजी है, देखिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो लर्निंग स्ट्रैटेजी के बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। एक होता है एक्टिव रिकॉल, और एक होता है स्पेस रेपिटेशन। तो ये सारे टेक्निक्स आप यस यस मैं आता हूँ। ये सारे टेक्निक्स, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीट, एक अली अब्दाल करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने इससे सीखा है। तो स्पेस रिकॉल का मतलब है कि हमारा एक लर्निंग कर्व होता है। हमने आज कुछ पढ़ा, तो धीरे धीरे हम उसको भूलने लगते हैं। तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, एक वीक बाद रिवाइज कीजिए, कुछ कुछ दिनों बाद रिवाइज कीजिए। दैट इज एक्टिव रिकॉल, बार बार आप अपने नोट्स पढ़िए। ये एक एक एस्पेक्ट हो गया। जो दूसरा पिलर है, उसका नाम है एक्टिव रिकॉल। एक हो गया स्पेस रिपीटेशन, एक हो गया एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में आप एक तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे, तो वो आप पैसिवली अपने अंदर ले रहे हैं। एक्टिव रिकॉल मतलब यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, आप खुद को टेस्ट कीजिए। आप एक मॉक टेस्ट लगाइए। सपोज मॉक टेस्ट में कुछ लिखा रहेगा कि मराठा वॉर का ईयर कौन सा है, किसके किसके बीच में हुआ मराठा वॉर, कौन कौन से पार्टीज थे। तो आप अपने ब्रेन में जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर के जो भी आपने पढ़ा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। आपका ब्रेन जब एक्टिवली इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगा, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर याद रहेगी। अगर आप बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, तो आप टेस्ट से घबराइए मत। आप सोचिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई लर्निंग, मैं टेस्ट के ज़रिए सीख रहा हूँ। तो आप कितने मॉक्स करने हैं, मैं तो बहुत मॉक्स करता था। प्रीलिम से पहले जो 40 डेज़ रहते थे, मैं 40 डे हर एक दिन में एक मॉक पेपर करता था। वेल, ये तो मैं बार-बार प्रीलिम्स दे करके मेरा ऐसी प्रोफिशिएंसी हो गई थी। बट अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप पहले सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए। जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, वो पढ़ लीजिए एक बार, और फिर धीरे-धीरे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको काफ़ी सारे विज़न के, इनसाइट के, एस्पेक्ट के कोई भी आप लीजिए, 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाइए आप, और उसको आप सब्जेक्ट वाइज़ लगाइए। सपोज़ आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो ज्योग्राफी का एक मॉक टेस्ट लगा लिया, फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा-अच्छा किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, यूपीएससी कौन से एरिया से ज़्यादा पूछ रहे हैं। एनवायरनमेंट में वो हमेशा नेशनल पार्क्स और ये सब पूछते रहते हैं, तो आपको समझ आएगा, हाँ, ये पढ़ना है। ज्योग्राफी में कुछ पूछते रहेगा कि यार यहाँ इंडिया के मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आपको समझ आएगा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस तरह से आपको खुद को चेक कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को।
आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन। तो आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार मॉक्स लगाइए। एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आप मॉक्स लगाना फिर शुरू कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज मॉक्स लगाइए। पहले ज्योग्राफी का पढ़ लिया, ज्योग्राफी का मॉक लगाया। हिस्ट्री का पढ़ लिया, हिस्ट्री का मॉक लगाया। फिर जब आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन आपका हो जाएगा, उसके बाद आप फुल लेंथ पेपर टेस्ट देना शुरू कीजिए। और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि कितने मॉक्स देना चाहिए। मैं तो 40-50 दे देता था आराम से। मुझे एक्चुअली जो चैट के क्वेश्चंस है थोड़े टाइम के लिए पॉपअप करते हैं, फिर चले जाते हैं। एक सेकेंड। जी, विच टेस्ट सीरीज यू प्रेफर्ड फॉर प्री? प्री के लिए मैंने प्रेफर किया था इनसाइट और विजन। मैं 2 तरह की टेस्ट सीरीज लगाता था प्री के लिए। एक तरह की मतलब हर एक कंपनी का अपना अलग अलग वे ऑफ सेटिंग होता है। जैसे सपोज कोई कोई टेस्ट सीरीज बोलते हैं कि नहीं, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। कोई कोई मतलब मैच द फॉलोइंग में 2 ऑप्शंस का एक्सचेंज कर देते। तो आप 2 तरह की टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको अलग अलग तरीके के पेपर सेटर हैंडल करने के ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कीजिए। 2026 के लिए तो बहुत टाइम है। आप एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़िए, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। यस। और क्या क्या मुझसे पूछा गया? हाँ, आफ्टर स्टडिंग अ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी वेयर डू आई प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्री? ओके, ठीक है। आप एक चैप्टर करके मत कीजिए। आप पूरा आप चैप्टर के एंड में भी थोड़े क्वेश्चन आते हैं, वो कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पूरा एक सब्जेक्ट कीजिए और उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो दैट विल बी बेटर। प्री के रिलेटेड एनी मोर क्वेश्चंस, या फिर मैं मेंस के बारे में बोलना शुरू करूं? आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स एज अ मेडिकल बैकग्राउंड। हाँ, हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो मुझे ह्यूमैनिटीज डिफिकल्ट लगते थे। बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यू हैव टू बी ए जनरलिस्ट। आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा 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 पता होना चाहिए। आपको किसी इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर्स और विजन के जो भी बुकलेट्स आते हैं। मैं तो पीटी 365 पढ़ता था। एनी मोर क्वेश्चंस इन प्री, या फिर मैं मेंस की तरफ जाऊं? चलिए ठीक है, अभी मैं मेंस के बारे में बात करता हूँ। बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर हेल्पिंग एंड स्ट्रैटेजी। मैं तो ज़्यादा देखता नहीं था यूट्यूब चैनल। एक बार जब मैंने स्ट्रैटेजी बना ली, तो मैं पढ़ाई करता था बस। ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप खुद से अलग अलग लोगों की सुनिए और खुद भी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। जी। तो इंटरनेशनल रिलेशन स्टैटिक स्टैटिक आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए स्टैटिक तो ज़्यादा नहीं है। आपको करंट अफेयर्स से पढ़ना पड़ेगा। और अभी मैं मेंस के बारे में आता हूँ। इंटरनेशनल अफेयर्स ज़्यादातर मेंस से रिलेटेड है। तो मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेस्ड रिकॉल, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन मतलब बार बार आप एक ही चीज़ रिवाइज कीजिए, और एक्टिव रिकॉल मतलब खुद को बार बार आप टेस्ट कीजिए। तो मेंस के लिए मैंने मेंस का एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। आप जो सिलेबस की बुकलेट आती है, उसमें हर एक टॉपिक है। आप हर एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाइए। सपोज इकोनॉमी का पार्ट है, तो इंडियन इकोनॉमी में अभी क्या क्या, आप एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। कोई एक्सक्यूज मी, यस, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आप प्रॉब्लम्स थोड़े प्रिपेयर कर लीजिए कि अभी क्या क्या नेगेटिव्स है या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इन्फ्लेशन हाई है या अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी। फिर उसके सोल्यूशन, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग आप सोल्यूशन उसके प्रिपेयर कर लीजिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, सब आप 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए विद डेटा। और एक कंक्लूजन अच्छा सा आप प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक टॉपिक के ऊपर आप ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप प्रिपेयर करके रखिए। तो ये तो हो गया नोट मेकिंग, और इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। एक और बात, मेंस में आपको यू हैव टू एनरिच। आपको अपने आंसर्स में डालना पड़ेगा। आपको मेंस में अपने आंसर में डालना पड़ेगा समथिंग जिससे एग्जामिनर का इंटरेस्ट आप ले पाए। तो उसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर डाल सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में कोई अच्छा इंसिडेंट या एग्जाम्पल पढ़ा है, आप वो डाल सकते हैं। तो ये दिस इज समथिंग विच विल डिफरेंशिएट यू। आपको बाकी लोगों से जो अलग करेगा, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपको बस बाकी लोगों से थोड़े ज़्यादा मार्क्स चाहिए।
अभी मैडम ने पूछा कि कितने टाइम पहले एक रिवीजन कर लेना चाहिए प्रीलिम्स का। तो आप आपको टोटली आप मल्टीपल टाइम्स 3-4 बार, 5-6 बार आप रिवीजन कर लीजिए, जितना हो सके उतना उतनी बार आप कर लीजिए। 2-3 बार भी हो गए तो भी प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इस महीने तक कर लिया तो आप सेफ है, क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो कि आखिरी मोमेंट में करके एकदम मेहनत करके 2-3 बार रिवीजन लास्ट के 1 मंथ में भी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ मल्टीपल बार्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसे रिवीजन भी कर लीजिए, थोड़े मॉक टेस्ट लगा लीजिए आप प्रीलिम्स के लिए। तो जैसे कि मैं मेंस की बात कर रहा था, मेंस और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट टाइम कैसे मैनेज करे? जी, आप जॉब के साथ अगर आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जॉब के साथ करते थे। आप जॉब के बीच-बीच में थोड़ा करंट अफेयर्स या कुछ-कुछ ब्रेक टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं। शाम को जब आप घर आते हैं तो आप पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, टेस्ट वगैरह क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट वगैरह के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। मैं बात कर रहा था मेंस की, तो जैसे कि मैंने कहा स्पेस रिपिटिशन एंड एक्टिव रिकॉल। स्पेस रिपिटिशन हो गया, आप अपने नोट्स बनाइए और उसको बार-बार पढ़िए, ये एक हो गया। एक्टिव रिकॉल एक्टिव रिकॉल मतलब आपको एक्टिवली उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना ब्रेन से। तो आप ये कैसे करेंगे प्रैक्टिस? आप मॉक टेस्ट लगाइए। मैं डेली आंसर राइटिंग करता था जब मेरा अच्छे से सिलेबस हो गया था, प्रीलिम्स निकल गया था, तो मैं डेली आंसर राइटिंग करता था। तो इसके लिए चैनल्स होते हैं, आईएएस बाबा होता है, ये सब इसमें डेली हर दिन 5-5 क्वेश्चंस आते हैं मेंस के लिए आपको। यस, यस, 1 सेकंड में अभी आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ। अगर प्रीलिम्स में स्टैटिक कवर से भी यस, आप प्रीलिम्स में स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर दैन करंट अफेयर्स, क्योंकि जो चीज़ बाकी सबको पता होती है वो तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बाकी सब करेक्ट कर लेंगे और आप स्टार्टिंग में गलत करेंगे तो ये अनफॉरगिवेबल मिस्टेक होगी। मेन में हिस्ट्री से फ्लो चार्ट पॉसिबल है। यस, फ्लो चार्ट कोई भी क्वेश्चन में पॉसिबल है। जी, तो मैं मेंस के आंसर राइटिंग की बात कर रहा था। हमें क्या करना है कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हर दिन आप 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी फोरम्स पे आते हैं, आईएएस बाबा हो गया या जो भी हो गया, और आप उसको टाइम्ड वे में कीजिए। टाइम्ड वे में इस तरह, सपोज 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट लगते हैं, तो 7 5 ज़ा 35 मिनट्स का आप टाइमर लगाइए और 5 क्वेश्चन उस टाइम में कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर एग्ज़ाम के जो लिमिटेड टाइम है उसमें आप अच्छे से कंटेंट लिख पाएँगे। आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए टाइम टाइम लगा के। फिर आप एक कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कीजिए, उसका जैसे मैंने जॉइन किया था विज़न आईएएस का और फोरम आईएएस का मेंस टेस्ट सीरीज़। तो उसको मैंने अपने शेड्यूल पे डाल लिया था कि मैं 2-3 दिन ये पढ़ूँगा, फिर ये टेस्ट दूँगा। पहले सेक्शनल टेस्ट दूँगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट दूँगा। तो दैट वो मैंने अपने कैलेंडर में डाल लिया था और उस हिसाब से मैं पढ़ता था टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से। मतलब टेस्ट सीरीज़ के डेट्स के हिसाब से नहीं, टेस्ट सीरीज़ मैं अपने खुद के डेट से देता था, बट मैंने मेरे कैलेंडर पे मार्क कर लिया था सपोज़ कि सैटरडे को मुझे एथिक्स का टेस्ट देना है। अ, हर 2-2 हर 2-2 वीक में मुझे एक एसे लिखना है। हर 4-4 दिन में एक मतलब जीएस का टेस्ट देना है। ऐसे करके आप अपने कैलेंडर फिल कर लीजिए जितने आपके पास टेस्ट हैं। I'm right now in my college and I have 3 years to give my first attempt, but I need to prepare for one medical exam also after graduation. आप एक बार में एक पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ग्रेजुएट कर लीजिए आराम से एंड ग्रेजुएशन के बाद आप फुल फ्लेजेड यूपीएससी में जा सकते हैं। टिल द टाइम यू आर स्टिल इन कॉलेज आप न्यूज़पेपर्स और इन सब में ज़्यादा फोकस कीजिए जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट। जी, तो हम अभी मेंस के बारे में बात कर रहे थे। मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ मैं बोलूँगा इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हिच यू कैन मेक विद योर मनी। आपको लगेगा टेस्ट सीरीज़ हाँ, थोड़ी महँगी आती है, 10-20 हज़ार 15 जितने भी आती है, बट उससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट ना कोई कोचिंग है, ना कुछ है। दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको जो टेस्ट सीरीज़ इवैल्यूएट करके देते हैं जी, तो कैन वी डू ऑप्शनल आफ्टर प्रीलिम्स? यस, यस, ऑप्शनल आप शुरू से थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर कीजिए एंड जब प्रॉपर्ली मेंस की तैयारी करिएगा तो अच्छे से ऑप्शनल कीजिएगा। तो मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहा था कि इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हिच यू कैन मेक विद योर मनी। आप
जो अपने टेस्ट सीरीज़ आप देते हैं, वो आपको इवैल्यूएट करके आते हैं। उसमें से आप नोट डाउन कीजिए कि क्या-क्या बोल रहे हैं मुझे, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, क्या टॉपर्स के जितने मार्क्स मिल रहे हैं, आप खुद को इवैल्यूएट कीजिए, खुद के आंसर्स को बेटर कीजिए, आंसर्स एनरिच कीजिए, टॉपर शीट देखिए कि वो क्या-क्या पॉइंट्स डाले हैं, जिस तरह से क्या मैं भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, कोई फ्लो चार्ट डाल सकता हूँ क्या? फ्लो चार्ट्स तो मैं बहुत यूज़ करता था 10 में से 5, 6, 7 क्वेश्चंस में तो मैं ज़रूर डालता था कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट अच्छे से। ये आपका आंसर उभर करके लाता है। देखिए 2 तरह के आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी होते हैं। एक तो कि जो बहुत ही टेक्स्ट हेवी रहते हैं और एक जो कि टेक्स्ट थोड़ा कम लिखते हैं, फ्लो चार्ट ज़्यादा करते हैं। तो दोनों तरह के लोगों को मार्क्स मिलते हैं। जैसे आप अनुदीप दूरी शेट्टी सर के देखिए, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और ये सब यूज़ करते थे। आप टीना डाबी मैम को देखिए, वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट अ, के हिसाब से आंसर राइटिंग लिखते थे। तो आपको बस उभर करके आना है, आपको बस दिखाना है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये तभी होगा जब आपके पास नोट्स अच्छे से बने रहेंगे, आप बार-बार रिवाइज़ कीजिएगा, आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप क्वालिटी कंटेंट उस लिमिटेड टाइम में लिख सकें। वर्क लाइफ बैलेंस इन आईपीएस, आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड आईपीएस टू एवरीबॉडी। मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में भी बात करूँगा। लोग सोचते हैं कि आईएएस, आईपीएस कैसा क्या, बट आई एम वेरी, वेरी हैप्पी विद आईपीएस। मतलब जो स्कोप आपको यूपीएससी, सिविल सर्विस में मिलता है, वो आई डोंट थिंक कहीं पे मिल पाता है। जी। संस्कृत लिटरेचर के बारे में मुझे एक क्वेश्चन आया है। तो यस, संस्कृत के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो अभी 1 घंटे का एक और वीडियो हो जाएगा। मेरे पास और 1-2 यूट्यूब पे मैंने संस्कृत ऑप्शनल का डिटेल में वीडियो बनाया है। आप प्लीज़ वो देखिए, मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसको। 2 वीडियोज़ होंगे मेरे और यूट्यूब पे संस्कृत ऑप्शनल को लेके। रिविज़न स्ट्रैटेजी ये है कि आप बार-बार रिवाइज़ कीजिए, आप डेली आंसर राइटिंग टेस्ट दीजिए और टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से आप टेस्ट दीजिए। यही आपकी रिविज़न स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट आंसर राइटिंग, आई हैव टॉक्ड अबाउट टेस्ट सीरीज़ का लिखना, आई हैव टॉक्ड अबाउट रिविज़न। खुद के नोट्स बनाइए आप, उसमें से एक शीट आप बनाइए अच्छे से, एक शीट आप बनाइए अच्छे से जिसमें सारे डेटा और अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हो सारे, उसको बार-बार याद कीजिए ताकि आप अलग-अलग जगह स्प्रिंकल कर सकें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है, ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या बोलता है, ये सब आप बार-बार पढ़ेंगे तो आप आंसर में अलग-अलग जगह स्प्रिंकल कर पाएँगे। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्ट इन 3? मैं 95 से ऊपर करता था। ये आपको स्वीट स्पॉट पता करना पड़ेगा और हर एक पर्सन का अपना अलग स्वीट स्पॉट होता है। मतलब कोई-कोई लोग की एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है, तो वो 60-70 क्वेश्चंस करके अच्छा स्कोर लाते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो गलते हैं। कोई-कोई लोग रहते हैं कि जो ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो ही उनके मार्क्स आएँगे। तो मैं उनमें से था कि मैं अगर 95 के ऊपर अटेम्प्ट करूँगा तो मैंने देखा कि मेरे मैक्सिमम स्कोर आते थे मॉक टेस्ट में। तो मैंने मेन एग्ज़ाम में भी यही किया। अ, मेंस के मेंस के लिए आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि एसे और एथिक्स और ऑप्शनल, ये आपको सब साथ में लेके जाना पड़ता है। जनरल स्टडीज़, एसे, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सबको आप जो 4 चीज़ें एरियाज़ हैं, इन सबको आप इक्वली टाइम डिवाइड कीजिए। हर 2-2 वीक में, हर 20 दिन में आप एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। आप उसको इवैल्यूएट कराइए किसी टेस्ट सीरीज़ से, किसी फ्रेंड से, किसी अच्छे टीचर से। एथिक्स के आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए, ऑप्शनल के आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। माई एक्यूरेसी इज़ नॉट सो गुड। जी, ये तो आपको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करनी पड़ेगी। स्टैटिक पे आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। स्टैटिक तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे करंट करंट में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए चलेगा, बट स्टैटिक तो आपको एकदम करना ही पड़ेगा। एक्यूरेसी के लिए एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत काम आता है। अम, कई कभार जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि अ, ऑल ऑफ व्हाट शुड वी वॉच एनसीईआरटी की लेफ्ट ऑफ स्टडी वाज सेट। यस, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं वो यूजुअली ऑल, नन, ये सब ऑप्शन में है, तो ये सब आप अवॉइड कर दीजिए। हाउ डिड यू मैनेज डेली स्टडी? डेली स्टडी के लिए मैंने बताया कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, आप 8 घंटे आराम से पुट इन करने की कोशिश कीजिए। आप आवर डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं नहीं बता पाऊँ। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले पढ़ लिया, ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में पढ़ लिया, ऐसे-ऐसे करके आप स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हैं।
मुझे मैसेजेस तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, शुड वी वॉच एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर और शुड आई स्टडी बाय माई सेल्फ? यस, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं तो आप लेक्चर देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है तो आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं कोई ऑनलाइन वीडियो से या फिर किसी टीचर से, बट मैं तो सब चीज़ में सेल्फ स्टडी को ज़्यादा फोकस दूंगा कि आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है, बेसिक्स है, वो आप अच्छे से पढ़िए। ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं जिनसे डर लगता है, क्या 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 ये सच होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं टॉपर्स? काइंडली टेल योर ऐसे स्ट्रैटेजी। ऐसे स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ। यस, ऐसे के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। कोई भी टॉपिक दिया, उसके आप ऊपर एक आप माइंड मैप बनाइए। सपोज कोई गांधी जी का टैलिस्मन है या फिर कोई कोट है, तो उसके आप ऊपर आप अलग अलग डायमेंशन में क्या सोच सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट में कैसे रिलेट करता है, पॉलिटिकली कैसे रिलेट करता है, इकोनॉमिकली कैसे रिलेट करता है। ऐसे ऐसे करके आप एक अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके माइंड मैप बना लीजिए। उसमें अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, डेटा पॉइंट्स ऐसे लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी कैची इन एन ऐसे। आप एकदम मैं कई कभार स्टोरी से स्टार्ट करता था। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ऐसे है, तो फिर मैं स्टार्ट करता था कि अ मैन इज़ गोइंग इन अ ट्रेन and he talks to his neighbor, and his neighbor offers him some food and they get to talking, and then he gets to know that he's actually in the cancer train of India, जो कि पंजाब से जाती है राजस्थान तक। तो इस तरह से मैं बताया कि द प्रॉब्लम ऑफ केमिकल फार्मिंग हैज़ बिकम सो ह्यूज कि एक पूरी ट्रेन चले जिसमें कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप एक उसको रिवील कर सकते हैं स्टोरी को, विच कैचेस द एग्जामिनर्स अटेंशन। फिर उसके बाद में फार्मिंग के ऊपर चला गया कि नहीं नहीं, ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, हम कैसे और ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, हम कैसे उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके मतलब आप अलग अलग स्टोरी से स्टार्ट कर सकते। मैं तो स्टोरी से स्टार्ट करता था। आप कोई फैक्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई आई कैचिंग रिपोर्ट है, कोई ऑक्सफैम की रिपोर्ट ऐसे ऐसे बोलते हैं, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन के। ये आपको टॉपर्स कॉपी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सारे जितने भी टॉपर्स है, कि वो अपना ऐसे किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से क्या लिखते हैं। फिर ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद जब बॉडी आएगा तो आपको अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात करनी है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये सब इस तरह से। और कंक्लूजन भी आपको बहुत अच्छे से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। आपको कंक्लूजन से पहले एक काउंटर व्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज आप एक पर्टिकुलर कोई फिलोसफिकल टॉपिक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर एग्जांपल, तो फिर आप कंक्लूजन से एक पैरा पहले थोड़ा ये भी बताइए कि नहीं, नॉट ऑलवेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कई कभार आपको कोई फॉर अ ग्रेटर गुड यू हैव मे हैव टू हाइड द फैक्ट्स आल्सो, ऐसे करके आप थोड़ा लिख दीजिए। और फिर आप काउंटर व्यू के बाद आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं। कंक्लूजन को आप अच्छे से एक कोट दे के आप एंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोट देता था, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई। ऐसे करके आप कोई बहुत ही इंप्रेसिव सा कोट डाल करके एंड कर सकते हैं। सो ऐसे का बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हो गए: इंट्रोडक्शन, बॉडी, काउंटर व्यू एंड कंक्लूजन। इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऑल द पैरास हैव टू बी वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। मेंस में कोई और क्वेश्चंस है किसी के? कैन वी यूज देयर एग्जांपल्स इन आवर एसे विद सम मॉडिफिकेशंस? यस यस, आप बिल्कुल एग्जांपल यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आईपीएस रेफरेंस रखते हैं तो इंटरव्यू में मार्क्स से मिलते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही था, आईएएस, आईपीएस एंड देन आईआरएस। बट एज लक वुड हैव इट, मुझे आईपीएस ही मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी विद आईपीएस। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईएएस ही था। एक सेकंड। हाउ डिड यू प्रिपेयर एथिक्स? डज इट नीड सम स्पेशल प्रिपरेशंस? यस, एथिक्स के लिए डेफिनेटली इट रिक्वायर्स
a lot of preparation. Ethics syllabus में जितने भी टॉपिक्स है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, नॉन पार्टिजनशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, हर एक टॉपिक के ऊपर आप अपने अपने नोट्स बना लीजिए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, क्या क्या अच्छे एग्जांपल्स लिखूंगा, कंक्लूजन में किस तरह से करूंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा कि उसके कौन से चार टॉपिक्स रहते हैं. आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं एथिक्स पेपर में डालने के लिए. फॉर एग्जांपल एक पोलैंड की एक ओलंपियन थी, तो उन्होंने अपना मेडल गिरवी रख दिया था एक बच्चे के सर्जरी को फंड करने के लिए. तो ये ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं कि नॉन सेल्फलेसनेस के कैसे कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं. If a beginner starts his presentation from zero, how much time UPSC demands? 1 साल तो आपको लग जाएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है. फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई नीड टू कवर होल सिलेबस. थोड़े मंथ्स, 3-4 मंथ्स में हो जाना चाहिए आई थिंक फुल सिलेबस कवर. क्लास 12 में अगर जितने लोग स्कूल में देख रहे हैं तो आप अपने स्कूल पे अच्छे से फोकस कीजिए. 11th और 12th की एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए. अब आप बिगिनर स्टार्ट्स एज प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो. ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 के लिए अभी बहुत टाइम है. आप मेरे ख्याल से आप अपनी एजुकेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए. अगर आप कॉलेज में हैं तो आप जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं ताकि आपके पास एक बैकअप, एक सेफ्टी नेट रहे. और आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं जितने भी 12th में और कॉलेज में लोग हैं. मैं क्लास 12 में अपने साथ. यस, जितने लोग 25-26 के लिए सोच रहे हैं, आप सबसे पहले आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किए. धीरे धीरे यू हैव टू गेट इनटू यूपीएससी. आप जब एकदम आपको बहुत सारे लोग हैं कि सर मैं 12th में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं क्या करूँ. आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए. धीरे 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 बेसिक बुक्स पढ़िए. फिर जब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए. एंड देन यू कैन मे बी गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट. हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर इन एथिक्स. एथिक्स आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे से डालने पड़ेंगे. हर एक फील्ड से कोट्स डालने पड़ेंगे आपको. रिविजन कैसे करते हैं मैंने बताया. आपको रेगुलरली रिविजन करना पड़ेगा. इट्स कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन. जैसे मैंने बताया 2 पिलर्स होते हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए, एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन. स्पेस रेपिटेशन के लिए आप एक ही चीज़ बार बार रिवाइज कीजिए हर वीक या फिर कपल ऑफ वीक्स में, तो आपका रिविजन चलते रहेगा. इन क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है. मैं तो बस आपको सजेस्ट करूँगा कि 11th और 12th के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए. आई थिंक टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट. मैं जल्दी से आपको इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ. प्रीलिम्स और मेंस के बारे में मैंने बता दिया. जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं आप बाद में लाइव वीडियो को शुरू से देखिए. तो अब मैंने थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में बात किया है, इन जनरल मेंस के बारे में बात किया है, और अभी मैं थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा. आईपीएस की फिजिकल क्वालिफिकेशन नहीं, फिजिकल में एज सच आपको कुछ एक्सरसाइजेज नहीं कराते हैं. आपको बस नॉर्मल फिटनेस देखते हैं कि आपका इन जनरल आप ठीक है कि नहीं. उसके बाद जब आप आईपीएस में यहाँ आएंगे तो यहाँ आपकी थोड़ी फिटनेस ट्रेनिंग होती है, जैसे रनिंग हो गया, एक्सरसाइजेज हो गया. स्मॉल सब्जेक्ट को मेंस के नोट्स कैसे बनाएं करंट अकॉर्डिंग. जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है मेंस के, हर एक के ऊपर आप नोट्स बनाइए. चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट के बुकलेट्स रेफर कीजिए उस टॉपिक के ऊपर, चाहे करंट अफेयर से आप हर एक टॉपिक के ऊपर आपका एक इंट्रोडक्शन, उसके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स और एक कंक्लूजन रेडी होने चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एंड कोड्स. कोड्स नहीं, कोट्स, QUOTES, कोटेशंस. आप कोई महात्मा गांधी जी के हो गए या कोई अच्छे कोटेशंस है तो आप बीच बीच में विवेकानंद जी के हो गए, आप बीच बीच में इंटरस्पर्स कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में. ये मुझे बार बार आ रहा है. मैक्सिमम टाइम नीड टू कवर होल सिलेबस. आप 3-4 मंथ्स में भी कर सकते हैं. आपको 1 साल भी लग सकता है पूरा पूरा सिलेबस करने में. जय हिंद, जय हिंद जी. तो मैं जल्दी से इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ आपको. तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अपना ग्रुप बनाइए.
अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने टेलीग्राम पे चैनल्स बना लेते हैं कि जॉइन दिस चैनल। आप जब जॉइन करेंगे तो आपको वो हेल्प करते हैं 4-5 के ग्रुप्स बनाने में। चाहे आप खुद ही उस टेलीग्राम ग्रुप से आप 4-5 लोग को कनेक्ट कीजिए प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, कि मैं आपके साथ एक ग्रुप बना लेता हूँ। आप एक अपना अलग से टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आप हर दिन मिलिए शाम को उस टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप एक दूसरे से क्वेश्चन कीजिए। ऐसे करंट अफेयर्स आप डिस्कस कर सकते हैं। एक टाइम थोड़ा रखिए आप डिस्कशन के लिए। करंट अफेयर डिस्कशन हो गया या कुछ हो गया, तो सपोज एक कोई करंट अफेयर्स टॉपिक है, उसमें बारी बारी से एक आदमी अपने अपने पॉइंट्स बोलेंगे। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद जब थोड़े दिन के ग्रुप डिस्कशन हो गया, आपका बोलने का फ्लुएंसी वगैरह एक स्टेबल लेवल, अच्छे लेवल पे आ गया, उसके बाद आप एक दूसरे का मॉक टेस्ट लेना शुरू कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू लेना शुरू कर सकते हैं। सपोज मैं बैठा हूँ 4 लोगों के साथ, तो अ, एक या दो आदमी मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर आप सपोज पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 लोग हैं, तो सपोज तीनों लोगों ने पर्सन 1 का इंटरव्यू ले लिया आज, ठीक है, वो हो गया। अगले दिन पर्सन 2 का इंटरव्यू ले लीजिए, अगले दिन पर्सन 3 का, ऐसे ऐसे करके आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर सकते थे। तो मैंने भी ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप से ग्रुप ऑफ 5-6 फ्रेंड्स बनाया था। हम डेली हर इवनिंग हम वीडियो कॉल पे आते थे, हम करंट अफेयर्स के थोड़े इश्यूज डिस्कस करते थे, और हो सके तो एवरी ऑल्टरनेट डे हम एक ना एक मेंबर का इंटरव्यू भी लेते थे। इंटरव्यू के लिए आप बहुत सारे आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उस पे आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। वो आपका मॉक इंटरव्यूज़ लेने के लिए रेडीली एग्री करेंगे। तो मैंने ऐसे 3-4 इंटरव्यूज़ भी दिए थे। तो वो आपको एक्सपोज़र देता है कि आप रियल लाइफ़ कंडीशन में आप कैसे फ़ेस कर सकते हैं। आपकी बोलने की स्पीड ना ज़्यादा धीरे होनी चाहिए, ना ज़्यादा फ़ास्ट होनी चाहिए। आपका वॉल्यूम लाउड होना चाहिए। आपको अपना पॉइंट अच्छे से क्लियरली कन्वे करना आना चाहिए। आपको घबराना नहीं चाहिए। ये सब आप सीख सकते हैं। कोई इंटरव्यू में जाकर भी फ़ेल हो जाता है। जी देखिए, इंटरव्यू में जाकर फ़ेल हो जाते हैं बिकॉज़ उनके मेंस में थोड़े कम मार्क्स आते हैं। अगर आप मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो इंटरव्यू आपका खराब हुआ तो भी इट्स नॉट एन इश्यू। मेरे इंटरव्यू में कम आए थे। मुझे मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छे मिलते थे, बट इंटरव्यू मेरे सिर्फ़ 165 आए थे। अगर उसमें 10-20 नंबर भी अच्छे हो जाते तो आई वुड हैव गॉटन अ वेरी गुड रैंक। जी, बाद में। यस। व्हाट मिस्टेक्स डिड आई मेक इन माय अर्लियर अटेम्प्ट्स? देखिए, मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला था क्योंकि मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मैं यूजुअली मॉक टेस्ट पेपर्स में ज़्यादा 95 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, और जब मैं प्रीलिम्स लिखने गया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं घबरा गया था। मैं सोचा कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। एक मिलती है कि जो चीज़ आपने मॉक टेस्ट में किया है, वही चीज़ आपको मेन प्रीलिम्स पेपर में ही करना है। जितने आप जिस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं कि पहले एक राउंड कर लिया सारे क्वेश्चंस का, फिर दूसरे इसमें थोड़े और हार्ड क्वेश्चन कर लिए, फिर ऐसे-ऐसे करके ये स्ट्रैटेजी होगी। या फिर एक स्ट्रैटेजी होगी कि नहीं, मुझे 90 टू 95, 96 इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इतने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। या फिर एक स्ट्रैटेजी होगी नहीं, 60 टू 70 मेरा स्वीट स्पॉट है, इतने तो मुझे करने चाहिए। तो आप जो मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं इसमें मेरा अच्छे स्कोर आ रही है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, वही सेम स्ट्रैटेजी आप प्रीलिम्स पेपर में यूपीएससी के यूज़ कीजिए। ये स्ट्रैटेजी कुछ अलग मत, नया मत कीजिए। और कोई क्वेश्चंस? You speak so well and you explain so nicely. Thank you so much. राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं हिंदी में? राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, आप 5 क्वेश्चन लीजिए डेली, और उसको सपोज 10 मार्क के क्वेश्चन है, तो 35 मार्क्स का आप 35 मिनट्स के अंदर आप सारे क्वेश्चन पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी राइटिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ते रहेगी। पहले आप सब 3 घंटे का टेस्ट देंगे, आपको 4 घंटे लग जाएंगे कंप्लीट करने में। धीरे धीरे वो 3.5 आवर्स में होगा। धीरे धीरे फिर आप टाइम में कंप्लीट करने लेंगे 3 आवर्स में। मुझसे पूछ रहे हैं कि और मिस्टेक्स क्या किए थे। देखिए, मेरा मेंस में थोड़े कम आ जाते थे, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता था मेरे सारे अटेम्प्ट्स में। प्रीलिम्स तो मैं हर बार निकाल लेता था। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्जिन से निकाले हैं।
मेंस में मेरे कई कभार कुछ कमियाँ रह जाती थी, तो मैं अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ ट्राई करता था, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। एक्चुअली मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो थी, तो मैं कभी-कभी जो आंसर लिखता था मेंस के, उसमें ज़्यादा कंटेंट में मतलब कंटेंट क्वालिटी तो रहता था, बट मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था अच्छे से। फिर मैंने इन अलग-अलग लोगों से पूछा, मेरे पेरेंट्स से पूछा, तो मेरी मॉम ने बताया कि यार तुम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किए, पॉइंट तो तुमने अच्छा लिखा है, बट ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगा कि यार ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। तो मैंने उसको शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखता था मैं सारे आंसर्स। तो फिर मेरी मदर ने बताया नहीं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो फिर मैं आंसर्स को ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे और इम्प्रूव करने की कोशिश किया। तो यू हैव टू गेट अ व्यू ऑफ डिफरेंट पीपल। आपके जो मेंटोर्स हैं, चाहे टेस्ट सीरीज़ के हो, चाहे कोई अच्छे टीचर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, उनसे आप बात कीजिए कैसे मैं आंसर राइटिंग इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है इसमें? कभी-कभार हम एक यूपीएससी के मोड में रहते हैं, तो हमें लगता है नहीं ये यही दुनिया है, ये तो सबको पता है। सपोज़ वो क्वेश्चन था इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया। तो मेरी मदर ने पता नहीं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि क्या-क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि 3 वेस्टर्न रिवर्स इनके पास है, 3 ईस्टर्न रिवर्स इनके पास है। ये इतना भी कॉमन नॉलेज नहीं है जितना तुमको लग रहा है, ऐसे-ऐसे करके। तो मैं थोड़ा एलाबोरेट करने की कोशिश किया, तो देन आई रीच्ड द स्वीट स्पॉट कि आपको ज़्यादा छोटे भी आंसर्स सेंटेंस नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़े भी आपको एलाबोरेट नहीं करना है। तो ये आप आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा प्रीलिम्स था। इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए आप अ, अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। सीसैट टिप्स के लिए आप 2-3 मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते सीसैट में। वर्किंग प्रोफेशनल, येस डेफिनिटली इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वर्किंग प्रोफेशनल्स होकर के भी किए थे, बट आपको टाइम बहुत अच्छे से निकला। ऑफ़िस में आपके जितने भी ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक या कुछ, आप थोड़ा न्यूज़पेपर या नोट्स पढ़ते रहिए। फिर जब आप शाम को आए, आप हर दिन थोड़ा 2 से 3 घंटे आप निकालिए पढ़ाई के लिए, या तो रिविज़न के लिए या मॉक टेस्ट देने के लिए। तो वर्किंग जॉब के साथ भी पॉसिबल है। आकाश ऋषिमल सर तो मेरी मेरी बैचमेट है, इधर ही है एमपी में मेरे साथ। यस, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा संस्कृत था। इसके बारे में मैं और 2 वीडियोज़ है यूट्यूब पे, आप उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। एनी मोर क्वेश्चंस? एवरी कैंडिडेट फेस द स्ट्रगल बिहाइंड इट। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत स्ट्रगल हुआ। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। जर्नी वाज़ नॉट सो ईज़ी फॉर मी। व्हाट सिलेक्शंस मेक अ कैंडिडेट इन सिलेक्शन ऑर्डर लिस्ट? ये कई कभार आपके मेरिट पे होता है, कई कभार लक में भी होता है कि आप थोड़े नंबर से मेरिट लिस्ट में रहे, नहीं रहे। आपको अगर सही में अपने ऊपर बिलीव है कि नहीं मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप लगे रहिए बिल्कुल। आपको हर साल ये कोशिश करना है कि मैं इम्प्रूव कैसे करूँ। चाहे प्रीलिम्स में आप अटक रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, कौन से इसमें कम आ रहा है, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, किसी मेंटर से बात कीजिए। मेंस में अगर आपके कम आ रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट उनको टेस्ट सीरीज़ से चेक करवाइए, फिर देखिए सजेशन लीजिए कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो हर साल आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप एक अच्छे लेवल पे हैं, तो डेफ़िनेटली आप मेरिट लिस्ट में आएँगे वन डे और द अदर। मैं गाँव में रहकर प्रिपरेशन कर सकता हूँ। जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं पूरे टाइम घर में बैठ के प्रिपरेशन किया हूँ 3 साल, ना किसी से, ना कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं। 3-4 महीने के लिए मैंने कोचिंग की थी दिल्ली में, दैट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उस साल मेरा प्री भी नहीं निकला था। उसके बाद से मैंने घर से ही प्रिपेयर किया था। गाँव में रहकर भी आप बिल्कुल आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े? मैं तो दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ता था। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अ, दिन भर में अलग-अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ पढ़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो वो आपके शेड्यूल के हिसाब से है। शेड्यूल आप कैसे बनाएँगे? ये आप टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से बनाएँगे। जैसे आपने अपने कैलेंडर में इस मंथ के लिए रखे हैं कि सपोज़ कमिंग सैटरडे मेरा जीएस 1 का टेस्ट है, तो आप जीएस 1 का प्रिपेयर कीजिए, सैटरडे को जीएस 1 का टेस्ट दीजिए। अगले वेडनेसडे को फिर जीएस 2 का टेस्ट है, तो फिर आप सैटरडे टू वेडनेसडे आप जीएस 2 पढ़िए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, ऐसे-ऐसे करके। इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक इन फाइनल ईयर? कर सकते हैं, बट
मुश्किल है आपको डेडिकेटेड, अगर स्टैंडर्ड बुक्स आपने अच्छे से कर लिया, रिविजन कर लिया मॉक टेस्ट का, तो आप कर भी सकते हैं। 21 एज का होना चाहिए आपको। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह आप प्रेफर कर सकते हैं। रूटीन क्या होता है, एक्सक्यूज मी, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा बहुत ही सिंपल एंड सोबर रूटीन हुआ करता था। बस अ, मैं पूरे टाइम पढ़ता था, बीच में थोड़ा सुबह के मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हो गया, खाना हो गया, ये सब योगा मेडिटेशन हो गया। इसके अलावा मैं पूरे टाइम पढ़ता ही था। बीच में शाम को थोड़ा चाय में ब्रेक ले लिया, थोड़ा देर वॉक कर लिया, बट अदरवाइज मैं पढ़ता था एकदम शांति से। डिस्ट्रैक्शंस को कट कीजिए आप, आराम से आप घंटे निकाल पाएंगे। व्हाट मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स जनरली मेक, जनरली एस्पिरेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। आप अपना फ़ोन चलाते रहेंगे, इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, व्हाट्सएप पे बात करते रहेंगे, ये आपके बैक ऑफ माइंड में चलते रहेगा, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप नेटफ्लिक्स से सीरीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, यार अगला एपिसोड क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। यही मिस्टेक्स है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए बस। दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। रूम को कैसे डेकोरेट करें, सिंपल एंड सोबर रखिए रूम अपना। रूम डेकोरेशन इज़ नॉट अ बिग डील। तुमसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं। अगर आप खुद पे बिलीव कीजिए, जो पॉजिटिव लोग हैं आपके साथ उन पे बिलीव कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली, और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अभी थोड़ा लेट हो रहा है, आई थिंक आई विल हैव टू गो नाउ। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स के बुकलेट्स है वो सब पढ़िए, बट स्टैटिक पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। यस, आई हैव टू गो नाउ। मैं चलता हूँ आप लोगों से। हाउ मच कैंडिडेट आर एक्चुअली सीरियस इन यूपीएससी प्रिपरेशन। और जितने कैंडिडेट्स फिल करते हैं सारे सीरियस नहीं होते, जो सीरियस होते हैं वही आ जाते हैं मेरिट लिस्ट पे। टेलीग्राम चैनल नहीं है मेरा। हेलो हेलो हाय। सो अभी 1 घंटा हो चुका है। नाइट को आप दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, आप 8 8 घंटे निकाल लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू टेक योर परमिशन एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मेंस के बारे में बता चुका हूँ बीच में, थोड़ा एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन, ये 2 पिलर्स के बारे में मैंने बात किया है। मेंस की आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए। मेंस का सारे क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस से ही आता है, तो आप सिलेबस के हर एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाइए। जैसे इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाए, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, और उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अरे अरे, थैंक यू सो मच। से हाई टू आकाश सर। यस आई विल। हिस्ट्री, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट है रिमेंबर करने के लिए, इसके लिए आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। ग्रुप स्टडी वर्सेस अलोन, मैं तो अकेले पढ़ता था, आप ग्रुप के साथ पढ़ सकते हैं अगर आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तो। वेल एंड गुड, हर एक ईच वन टू देमसेल्व्स। आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म, मैं डेली आंसर राइटिंग करता था आईएएस बाबा पे, और मैं मॉक टेस्ट सीरीज लगाता था विजन आईएएस के और फोरम आईएएस के। हाउ टू कनेक्ट विथ यू, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। माय नेम इज़ रमेंद्र प्रसाद एंड आई थिंक आई विल साइन ऑफ नाउ। 1 घंटे का लाइव वीडियो हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।